नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के लिए एक शानदार नया बुक आया है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, इन सभी एग्जाम में जीके जीएस का जो प्रश्न आता है वो सभी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का प्रश्न पूछा जाता है। और इस बुक में क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का सब्जेक्ट वाइज शानदार कलेक्शन है। इसलिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके जीएस में शानदार एक्सेलेंट करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी प्रश्नों को सिस्टमेटिक ढंग से जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज इस बुक का क्लास 10 ये वीडियो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और दो कथन दिया है, इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। पूरी तरह से ये क्या दयनीय हो गया था, इसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पर लिखा है पूरी तरह समाप्त हो गई थी, ये गलत है। फिर दूसरा क्या, अमीर और गरीब चारावाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। ये बात सही है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में ये सही है कि अमीर तथा गरीब चारावाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। तो इसका आंसर होता है केवल 2, इसका सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेन पॉइंट यहाँ पर कि जो औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है कि थोड़ा सा 2 पॉइंट याद रखना है आपको कि मसाई लैंड का इलाका कहाँ से कहाँ तक का, ठीक है। देखिए मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक ये फैला हुआ था, ठीक है। मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया है ना, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान तक ये फैला हुआ था, ठीक है। और औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कुछ ये हार्ड क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ हार्ड भी है। सारे प्रकार के इसमें क्वेश्चन ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ हार्ड प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो हार्ड होता है, ठीक है। और वही सब क्वेश्चन होता है जो आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, और एनसीईआरटी से प्रश्न रहता है जो आपको लगता है अरे ये प्रश्न तो कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है। इसलिए अगर इस बुक के आप देखिए जीके जीएस तो हर जगह से तैयारी कर रहे होंगे, वो ठीक है, वो सभी इस चैनल पर भी आपको बताया हुआ है जीके जीएस की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वो उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब रही बात एनसीईआरटी का, ये बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके हर प्रश्न को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये जान लेते हैं फिर आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं के बराबर रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, ये बात सही है, ठीक है। प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। दूसरा है कि सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही है कि सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये भी सही है, ठीक है। ये सभी कारण है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को माना जाता है, ठीक है। तो इसका तीनों सही है, इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें 6 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, पहला हो जाता है। दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति का
जनक कौन था, ठीक है। उसी तरह चीनी क्रांति और रूसी क्रांति, तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति पहले ईस्वी जान लीजिए तीनों का, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का जो हुआ था 1789 में, चीनी क्रांति हुआ था 1911 में, और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फ्रांसीसी क्रांति 1789, चीनी क्रांति 1911 में स्टार्ट हुआ था, और रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति का जनक था जीन जैक्स रूसो, फ्रांसीसी क्रांति का नाम था, जो जनक का नाम उस था जीन जैक्स रूसो। और चीनी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, सन्यात सेन को, चीनी क्रांति का जनक सन्यात सेन। और रूसी क्रांति का जनक लेनिन, है ना, लेनिन, रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28 कि नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। तो नेपोलियन के नागरिक संहिता में क्या क्या प्रावधान थे, 3 कथन दिया हुआ है और पूछा सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए नेपोलियन के नागरिक संहिता में ये सब प्रावधान था। देखिए एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किस संहिता को नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है। तो 1804 में एक नागरिक संहिता आई थी, उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन संहिता में ये व्यवस्था थी कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये सही है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो ये भी सही है, ठीक है। ये तीनों इसका सही है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये तीनों इसका सही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट को ही नेपोलियन बाद में कहा गया, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट जो किस देश का था, तो फ्रांस का था, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि किस संहिता को नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब बात आई नेपोलियन से, तो 2 क्वेश्चन आपको याद होगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, यह भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। हैब्सबर्ग साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इसका सही है, ठीक है। ये भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। दूसरा है, यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। यानी कि हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, 1 और 2 इसका दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया की बात आई है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ मालूम, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो वो है बुडापेस्ट है। नेक्स्ट है कि एले क्या थी, तो एले क्या थी मालूम, तो एले क्या था, एक किताब था, या तो कपड़ा मापने का पैमाना था, यह नेपोलियन द्वारा जीता गया आखिरी शहर था, यह तो व्यापारिक संघ था। तो एले क्या थी, तो एले थी कपड़ा नापने का पैमाना, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कपड़ा नापने का पैमाना थी एले, ठीक है। अच्छा, जर्मनी में एले कपड़े नापने का पैमाना था, ठीक है, जिसकी लंबाई जगह बढ़ने के साथ घटती बढ़ती थी, जगह बदलने के साथ ये घटती बढ़ती थी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ये क्या है, जर्मनी का था, है ना। ये कहाँ है, एले जो था ये जर्मनी में एले कपड़े नापने का पैमाना था जर्मनी में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और कार्ल मार्क्स भी कहाँ का था, तो जर्मनी का था। और जर्मनी
का राजधानी क्या मालूम? तो बर्लिन है। और जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी, है ना। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो ये कौन सी विशेषताएं थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या, राजतंत्र व्यवस्था, राजतंत्र और चर्च और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था की ये विशेषताएं थी। ठीक है, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक एवं सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। ठीक है, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, तो ये तीनों था। और चौथा क्या है, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसका आंसर क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। वे निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार का दावा करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं संपत्ति धारक थे। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है कि निजी संपत्ति के राज्य को अधीन लाना, ये गलत लिखा है, क्योंकि वे निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार का दावा करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वे स्वयं संपत्ति धारक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि 1815 आया, यहाँ 1815 से एक क्वेश्चन आता है अति महत्वपूर्ण है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में ही वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वर्सेस नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना, यानी कि वेलिंगटन की सेना और नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। और इसमें विजयी कौन रहा? तो जीता था वेलिंगटन की सेना ने जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ज्यूसेपी, है ना, ज्यूसेपी मैत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ज्यूसेपी मैत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला क्या है? वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था, है ना। ये जो ज्यूसेपी मैत्सिनी है, ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। तो ये इसमें सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है? उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। ठीक है, तो यहाँ फिर से समझिए, जो कि ज्यूसेपी मैत्सिनी है, उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये गलत है। दूसरा कैसे? देखिए, ये 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन पहला जो था बर्न में, पहला जो था वो मार्सेई में यंग इटली था। ये बर्न में लिखा है ना, ये बर्न नहीं, मार्सेई में यंग इटली था। ठीक है, और बर्न में यंग यूरोप था। ये वाला उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा इसमें दिया हुआ है, सही होना चाहिए। बर्न का जो है दूसरा जो है बर्न में यंग यूरोप था, बर्न में यंग यूरोप था। ये संगठन की स्थापना किया था। और पहले में क्या है? दूसरा मार्सेई में है ना, मार्सेई में अगर पूछे, मार्सेई में है, मार्सेई में यंग इटली, मार्सेई में यंग इटली की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 2 इसका गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था ना, इटली के जेनेवा में हुआ था। ठीक है, इटली का जन्म, ये ज्यूसेपी मैत्सिनी का जन्म
इटली में हुआ था, 1807 में जेनेवा में हुआ था। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद ज्यूसेप्पी मैत्सिनी ने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है, तो ये बताया किसको, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी को। ज्यूसेप्पी मैत्सिनी को हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी। ठीक है, और ज्यूसेप्पी मैत्सिनी हो गया। और यहाँ पर एक कुछ चीज़ें याद रखना है कि मेटरनिख जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म 1773 में हुआ था, है ना। 1773 में मेटरनिख का जन्म हुआ था। कहाँ, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, है ना। यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हुआ था 1824 में, है ना। यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1824 में ये स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। 35 में है कि रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 2 कथन दिया हुआ, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। ठीक है, तो ये बातें सही है। ठीक है, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए रूमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, और आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया है। ठीक है, तो किस पर जोर दिया है कि भावनाएं जो कि अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी और भावनाओं पर ये जोर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो और दूसरा क्या है कि वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो ये भी इसका सही हो जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रूमानीवाद के संबंध में है कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये दोनों इसका क्या है, सत्य है। ठीक है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसमें था भाषा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, भाषा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, तो वो था भाषा। ठीक है, अब भाषा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो 8 भाषा थी, 14 है ना, 14 बाद 8 बाद में जोड़ा गया था।
तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। और ये जो 8 भाषा जोड़ा गया ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कब जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा मैथिली को कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया संविधान में, तो आपको याद रखना है सिंधी को जोड़ा गया था 67 में, सिंधी 67, ऐसे याद रख लेना है, सिंधी 67 1967 में जोड़ा था, ठीक है। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ा गया था 1992 में, इसे याद रखना है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, है ना। तो ये याद रखना है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। और चार ये हो गए, चार भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। याद ऐसे रख लेना है, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है कि 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में पूछा गया था। पहला क्या है कि इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ठीक है। तो ये सही है। और इस क्रांति के बाद 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल जाएगा। और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय भाषा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों इसका 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में तीनों कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि बात आई है किसकी? फ्रांसीसी की। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। और ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होगा। अच्छा, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा था? तो फ्रांस से खरीदा था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और सैन्य अभ्यास से कुछ यहाँ रिवीजन कर लेना, जैसे शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ है? तो फ्रांस के साथ है। वरुण फ्रांस के साथ है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, वरुण और शक्ति फ्रांस और भारत के साथ है, ठीक है। शक्ति और वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1848, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि फ्रैंकफर्ट संसद जो है ये कहाँ थी मालूम? ये जर्मनी में था। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी में था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो पहला क्या है कि देखिए क्वेश्चन फिर समझिए कि जर्मनी के एकीकरण के संबंध में पूछा जा रहा है। तो है क्या? पहला, ओट्टो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और ये नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, देखिए, ओट्टो वान बिस्मार्क ने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रिया ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए था? पर्सा, है ना। पर्सा हो जाएगी तो ये सही हो जाता है, लेकिन पर्सा नहीं है तो ये क्या है कि ये हो गया आपका गलत, ठीक है। दूसरा है कि 7 वर्ष के दौरान पर्सा डेनमार्क फ्रांस से 3 युद्धों में
ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। ठीक है, तो इसका क्या, दो भी गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क तथा फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ना तो 1 ना ही 2, ये दोनों में से कोई सत्य कथन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि ओटो होन बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। यानी कि इसमें क्या है, प्रसा की जीत हुई थी। ठीक है, 3 युद्धों में यहाँ लिखा कि ऑस्ट्रिया की जीत हुई, लेकिन नहीं, ये प्रसा की जीत हुई थी। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई सही नहीं है, ना 1 ना ही 2, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला क्या है, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का दर्जा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला कथन है कि ज्यूसेप्पी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है इसका। और दूसरा क्या है, मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिटमोंड की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, नहीं ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए मंत्री प्रमुख काबूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 और 3 सही है ना, 2 वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया। तो आयरलैंड को ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया है कब, 1801 में। ठीक है, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित कर लिया गया था, तो 1801 में सम्मिलित कर लिया गया था। तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन है। आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन का मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, और कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, तो करों में वृद्धि की गई, ये सही है। और खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन इसमें तीनों है। मान लो, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, तो करों में वृद्धि की गई और खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ठीक है, तो ये तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914
1914 से 18 तक था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, दूसरा 1939 से 45 तक। ठीक है, तो ये सारे ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करते हैं क्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था मालूम? तो वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था, तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा क्या? 43। कि रोलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो रोलेट एक्ट के बारे में क्या है पूछा गया, क्या असत्य कथन का चयन करें। पहला क्या, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है कि भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ठीक है, इसमें ये गलती है कि देखिए, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में ये पारित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान क्या रखना है? देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या, ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया, लेकिन ये गलत है। इसको भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय सदस्यों के भारी जो विरोध के बावजूद भी इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से ये पारित कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं क्या, ये 1919 का आया ना, तो 1919 का कुछ इम्पोर्टेंट घटना है जो कि एक साथ देखना है। जैसे कि रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रोलेट एक्ट को ही काला कानून या तो न अपील न वकील न दलील का कानून इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा था क्या, इसमें असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य में क्या, पहले वाले में ही आ गया था, है ना। इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1919 में खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था। अच्छा, 1919 की बात करें तो इसमें क्या है, खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। खिलाफत समिति का गठन किया था 1919 में ही। रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध जो फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किस वर्ष से लिखी गई है? तो 1909 में। ये ध्यान रखना है, 1909 में ये लिखा गया था। ठीक है, और बात करते हैं क्या 1909 में और क्या हुआ था मालूम? 1909 से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार में ही हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में हुआ था, जिसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
1915 की बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 1919 में बात करें तो रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तीनों हुआ था कब? 1919 में। और 1922 की बात करें तो 1922 में क्या है? 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था ना, 1922 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका पुस्तक और पत्रिका डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। हिंदू स्वराज के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ रिविजन करवाते हैं पुस्तक का, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी जी है। ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा, मेरे सपनों को भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी है। हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी है। नवजीवन के संपादक गांधी जी। यंग इंडिया और हरिजन, ये सभी के संपादक कौन है? गांधी जी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया हुआ है, इसमें पूछा सत्य कथन का चयन करें असहयोग आंदोलन के बारे में। तो पहला क्या है? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की, ये सही है। दूसरा क्या है? सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जस्टिस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। और यहाँ क्या लिख दिया था कि सभी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर क्या है? तीसरा, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। तो ये 1 और 3 इसका सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है? इसका गठन 1920 में किया गया। ठीक है, अवध किसान सभा के गठन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था, ये सही है। फिर है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था अवध किसान सभा का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अच्छा, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसका स्थापना किया था किसने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था, है ना, याद रखना है, बाबा रामचंद्र ने किया था। और रही बात किसकी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। ठीक, 1920 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर एक गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुडेम विद्रोह के संबंध में, ठीक है, तो इस पे विचार करना है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। ठीक है, तो पहला इसका गलत है क्योंकि गुडेम विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो गुडेम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये वाला पहला क्या गलत हो जाता है? गुडेम पहाड़ियों को 1920 में तो है, लेकिन कर्नाटक नहीं होगा बल्कि आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर होना चाहिए क्या? आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या? यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, तो ये सही है इसका,
है ना, ये सही है। और कि यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। फिर तीसरा क्या है कि राजू महात्मा गांधी के समानता के गुण गाते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, कि राजू महात्मा गांधी के समानता के गुण गाते थे, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गुडेम विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में एक 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय होने के कारण कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से एक स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही इसका फिर समझिए। देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये गलत है। यहाँ कांग्रेस से अलग होकर यहाँ लिखा है, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर नहीं, बल्कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, कब किया था? तो जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कब? 1923 में हुआ था ना। तो ये ध्यान रखना है, कांग्रेस के भीतर ही किया था। ये पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो ये पहला वाला असत्य है। बाकी ये सब सभी है सही है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटाना चाहते थे। ये सही है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, ये सही है। और फिर स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ये भी सही है। ठीक है, तो गलत पूछा था, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साइमन कमीशन के बारे में और 3 कथन दिया है, पूछा सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन के बारे में पहला क्या है कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ये गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने, लेकिन लिबरल सरकार ने नहीं बल्कि ब्रिटेन की नई टोरी है ना, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो लिबरल सरकार दिया ये गलत है। यहाँ पर होगा नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहला पूछा कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, सत्य कथन तो ये तो नहीं है। फिर दूसरा क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। तो ये वाला सही है। ठीक है, ये सही है। और फिर है तीसरा कि भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया। ठीक है, भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया। ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 इसका सही है आंसर। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, अब साइमन कमीशन की बात आई। साइमन कमीशन के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो 1928 में
साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। और लाला लाजपत राय का पर क्या पुलिस लाठीचार्ज किया था, जिससे इनको गंभीर चोटें आई थी, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना है आपको, या अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। इसे याद कैसे रखें ताकि कभी आप ना भूलें? तो देखिए, अनहैप्पी इंडिया मतलब दुखी भारत है ना, अनहैप्पी इंडिया मतलब दुखी भारत। तो जब लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था इनको, तो लाठी से जब इनको चोट लगा था बहुत गंभीर, तो अनहैप्पी इंडिया हो गया था, है ना, दुखी भारत हो गया था। तो वही अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो गया? लाला लाजपत राय हो गया, है ना। अनहैप्पी जैसे आएगा यानी कि दुखी भारत अनहैप्पी है, यानी कि लाला लाजपत राय को लाठी लगा तो अनहैप्पी हो गया था। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।